हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे करंट अफेयर्स फॉर द डेट ऑफ 4th एंड 3rd ऑफ जून 2023। सबसे पहले देखते हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास का हमारा स्ट्रक्चर। तो ये हमारी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आंसर्स बेस्ड क्लास रहने वाली है। 14 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 क्वेश्चन स्टैटिक अफेयर्स के, 8 करंट अफेयर्स के, 2 होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू, जो कि आप अपने एग्जाम्स के जो प्री लेवल है वहां पर आप उस तरह के क्वेश्चंस को फेस करोगे। और 2 क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स यहाँ पर फाइनेंस अफेयर्स के, ठीक है, फाइनेंस और इकोनॉमी के। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स क्लास को, लेट्स स्टार्ट। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है स्टैटिक अफेयर्स का, पूछा जा रहा है ग्रे रेवोल्यूशन के बारे में कि ग्रे रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम प्रोडक्शन, फर्टिलाइजर्स प्रोडक्शन, फिश प्रोडक्शन या फ्लावर कल्टीवेशन। तो इसमें से क्या चीज को बढ़ाने के लिए, क्या चीज का आउटपुट बढ़ाने के लिए इंडिया में ग्रे रेवोल्यूशन की शुरुआत की गई थी? इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है फर्टिलाइजर्स। तो जैसे आपके पास मान लो एक फील्ड है, ठीक है, आपके पास एक लैंड का पीस है जहां पर आप एग्रीकल्चर करते हो, और मान लो आप इससे 10 kgs ऑफ जो भी आपका आउटपुट है वो निकालते हो, ठीक है, जो भी आप जिस भी तरह का क्रॉप लगा रहे हो। अब आप इस आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो पर लैंड आपके पास और नहीं है, तो आपको काफ़ी सारी, मतलब कह सकते हैं कि ये जो है थोड़ी सी नॉन ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, पर हाँ आउटपुट बढ़ाने में आपको बिल्कुल मदद मिलेगी। तो आप ये 10 kg को हो सकता है 12, 13, 14 kg तक भी लेके जा पाओ। इसके लिए आपको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। पर फर्टिलाइजर बहुत इंपॉर्टेंट है, और फर्टिलाइजर हम बहुत सारा मंगाते हैं रशिया से, क्योंकि फर्टिलाइजर है जो उसकी रॉ मटेरियल में नेचुरल गैस का इस्तेमाल होता है। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक है नेचुरल गैस के, ठीक है। तो आई होप आप यहाँ पर ये समझ पाए कि ग्रे रेवोल्यूशन जो है उसका मेन पर्पस क्या था, टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। सेकंड क्वेश्चन फिर से स्टैटिक अफेयर्स का, सिंपल क्वेश्चन है। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन या फिर सार्क, सार्क के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं? ये ग्रुप में जो कंट्रीज वगैरह आप इसको देख सकते हो, वैसे तो मैं आपको आगे इसकी और डिटेल्स दिखाता हूँ। तो पूछ रहे हैं कि सार्क में जो कंट्रीज हैं उसके हेडक्वार्टर्स क्या? चाइना की कैपिटल बीजिंग में, नेपाल की कैपिटल काठमांडू में, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में, या अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल में। तो कहां पर है हेडक्वार्टर्स सार्क के? इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है नेपाल की कैपिटल काठमांडू। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन, इसके मेंबर्स है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, हाँ यहाँ पे बिल्कुल सार्क के मेंबर ठीक से लिखे हुए हैं, सारी सार्क कंट्रीज, ठीक है। और इसको फाउंड किया गया था 1985 में, फाउंड किया गया था ढाका बांग्लादेश में, पर हेडक्वार्टर्स है नेपाल काठमांडू में, ठीक है। तो आई होप इस मैप से और बाकी जो सारी डिटेल्स वगैरह हैं आपको यहाँ पर क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो सिन्हाला है ना, ये बेसिकली श्रीलंका के बहुत सारे रीजन्स में बोली जाती है, ठीक है। आगे चलते, थर्ड क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। वो कौन सी कंट्री है जिसने लॉन्च किया है सेंसो 16 मिशन? तो सेंसो 16 क्या है? ये असल में एक स्पेस मिशन है, रिसेंटली इसको लॉन्च किया गया। आपको थोड़ा बहुत इस पिक्चर से जरूर हिंट मिला होगा। इसको रिसेंटली लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा, ठीक है। तो एक चाइनीज स्पेस फ्लाइट है टू टैंगयांग स्पेस स्टेशन। तो रिसेंटली चाइना ने अपना एक पूरा स्पेस स्टेशन रेडी किया, उसका मतलब अभी भी हो रहा है वैसे, टैंगयांग स्पेस स्टेशन, उसी की तरफ ये मिशन भेजा गया। ये एक मैंड मिशन है। यहाँ पर आपको जो एस्ट्रोनॉट्स वगैरह चाइना के वो देखने को मिलेंगे। टोटल 3 का यहाँ पर क्रू है, और 180 डेज के लिए जो क्रू है ये इनके जो टैंगयांग स्पेस स्टेशन है उसमें वहाँ पर रहेगा। इंडिया भी ये चीज़ करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी हमारे जो मतलब टारगेट्स है उसमें अभी कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे चंद्रयान 3 को हमने लॉन्च करना है, गगनयान मिशन हमने ठीक से करना है। तो वो सब चीज़ें भी हमारा पहला टारगेट है। अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना के उसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजना, वो शायद, मतलब देखो इसरो की लिस्ट पे तो है, पर उसके लिए थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर इसरो को भी लगेगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि रिसेंटली सबांग पोर्ट बहुत न्यूज में था। किस कंट्री में ये सबांग पोर्ट न्यूज में क्यों था वो मैं आपको भी बताता हूँ। क्या ये आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, म्यांमार में, इंडोनेशिया में, या श्रीलंका में? तो कहाँ पर है सबांग पोर्ट? तो स्टूडेंट्स ये है इन द कंट्री ऑफ इंडोनेशिया। आप देख सकते हो यहाँ पर ये सबांग है। अब असल में हम करने की यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं, ये जो सबांग पोर्ट है ना इंडोनेशिया में, ये इंडिया की असिस्टेंस के साथ ही यहाँ पर डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स है वो रिसेंटली बहुत न्यूज़ में थे, इस वजह से जो सबांग पोर्ट है इसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन बनाया गया, ठीक है। तो जैसे आपको बताया कि चाइना इंडिया के आसपास जो बहुत सारे अपने पोर्ट्स बना देता है, या तो पोर्ट्स को लीज पे ले लेता है, ठीक है। तो चाइना जो ये चीज़ करता है हम भी थोड़ी बहुत करते हैं, पर हम ऐसे स्पेसिफिकली ये नहीं करते कि हम चाइना के आसपास ही करेंगे। हम तो अपना, जैसे अब चाबहार में अगर हम पोर्ट बना रहे हैं तो उससे हमको अफगानिस्तान और बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड करने में फ़ायदा होता है, तो हम थोड़ा वो चीज़ों को ज़्यादा फोकस में रखते हैं, ठीक है।
ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि वो कौन सा शहर है जो बना है टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया। हम ज्यादातर बात करते हैं कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, ठीक है, जिसमें सिंगापुर और मॉरिशियस, इन सब कंट्री से बहुत इन्वेस्टमेंट आती है इंडिया में। अभी यहाँ पर बात हो रही है इंडिया से इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा किस शहर की तरफ जाती है। क्या न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं इंडियंस, लंदन में, दुबई में या सिंगापुर में? तो स्टूडेंट्स इसका बिल्कुल सही आंसर है यूएई का शहर दुबई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का शहर दुबई, ठीक है। तो दुबई हैज सिक्योर्ड इट्स पोजीशन एज द लीडिंग डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया, ठीक है। तो इंडियंस वहाँ काफ़ी इन्वेस्ट करते हैं, कंपनीज वगैरह खोलते हैं अपनी, क्योंकि दुबई एक ऐसी, मतलब यूएई एक ऐसी जगह, अगर आप वहाँ पर अपना बिजनेस खोलते हो तो आपको टैक्सेस वगैरह नहीं देने होते। तो बहुत सारे लोगों के लिए बहुत अट्रैक्टिव चीज़ है कि वहाँ बिजनेस खोलने से टैक्सेस वगैरह नहीं देने होते, तो लोग वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया कि कितने परसेंट इन्वेस्टमेंट किस किस कंट्री में, किस किस सिटी में इंडियंस करते हैं। तो जो यूएई है, और यूएई में भी जो स्पेसिफिकली दुबई है, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है पिछले काफ़ी टाइम से इंडियंस को, ठीक है। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का। ट्रिपल ट्रेन क्रैश, रिसेंटली आपने इसके बारे में बहुत सुना। कोरोमंडल एक्सप्रेस जो है और दो और ट्रेन, एक मालगाड़ी थी और एक यहाँ पर दूसरी जो पैसेंजर ट्रेन थी, तो इन टोटल 3 ट्रेन का एक क्रैश हुआ। असल में क्रैश में हुआ क्या कि एक जो मालगाड़ी थी वो तो ट्रैक पे खड़ी थी, उस मालगाड़ी में ये जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है इसने आके हिट किया, मतलब ये डीरेल होगी तो इसने आके हिट किया। और एक और एक्सप्रेस जो थी वो बस थोड़ा सा, उसके लास्ट के जो 2 डब्बे थे वो यहाँ पर इस पूरे क्रैश के साथ इन्वॉल्व हो गए। तो टोटल 3 ट्रेन का एक क्रैश था। पूछ रहे एग्जैक्टली हुआ कहाँ? वेस्ट बंगाल के कोलकाता, उड़ीसा के भुवनेश्वर, उड़ीसा के बालासोर या वेस्ट बंगाल के हावड़ा। ये तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। उड़ीसा के बालासोर में एक्सीडेंट हुआ। इसमें जो डेथ का नंबर है वो 288 से थोड़ा सा कम हो गया, मतलब जैसे बार बार काउंटिंग, और देखो अभी भी कुछ जगह कह रहे हैं कि नहीं ये तो नंबर काफ़ी ज़्यादा है, पर जो मैंने आज सुबह चेक किया नंबर शायद 275 जो फाइनल नंबर है वो बताया गया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जो लोग वहाँ पर थे, बहुत सारे लोग वहाँ से उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, ठीक है। उसमें से बहुत सारे लोग इंजर्ड थे, बहुत क्रिटिकली इंजर्ड थे। तो ये जो नंबर है अभी भी डेथ का नंबर, ये मैं आपको ये बोलूँगा कंफर्म नहीं है, पर आज सुबह जब मैंने चेक किया तो जो उड़ीसा की गवर्नमेंट है उन्होंने शायद 275 के आसपास का जो नंबर है वो बताया। इंजर्ड का नंबर अभी भी काफ़ी है, इंजर्ड का नंबर तो अभी 600-700। जो लोग जिनकी इंजरीज बहुत ज़्यादा नहीं है या फिर जो घर पे भी जिनकी केयर की जा सकती है, उनको धीरे धीरे उनके घरों की तरफ भेजा जा रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आरबीआईज 100 डेज 100 पेज कैंपेन? तो रिसेंटली ये कैंपेन शुरू किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, 100 डेज 100 पेज, टू प्रमोट डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज, टू रिड्यूस द क्वांटम ऑफ अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स, टू एनकरेज सेविंग्स अमंग इंडिविजुअल्स, टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। तो पूछ रहे हैं कि आरबीआई का 100 डे 100 पे कैंपेन का असल में मोटिव क्या है? इसका स्टूडेंट्स मोटिव है कि अनक्लेम डिपॉजिट्स जो हमारी कंट्री में काफ़ी सारे हैं उनको असल में कम करना। तो आरबीआई लॉन्चेस 100 डेज 100 पेज कैंपेन। जितना मुझे लास्ट याद है ये नंबर कुछ 32,000 करोड़ के आसपास का था, कि इतना पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स की तरह वेरियस बैंक्स में पड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा पैसा आपको एसबीआई में देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है, वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो कि असल में नोडल डिपार्टमेंट है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोवर्धन स्कीम? तो ये जो गोवर्धन स्कीम है किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, जल शक्ति, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी या फिर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स? तो इस स्कीम के बारे में देख लेते हैं, बहुत न्यूज में थी। ये सुन असल में स्कीम काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो गोवर्धन स्कीम गवर्नमेंट लॉन्चेज यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन पोर्टल फॉर बायोगैस प्रोजेक्ट्स। तो इसका मेन जो सारा मोटिव है वो बायोगैस प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। तो Govardhan scheme and its registration portal demonstrate the government's commitment to promote biogas CBG sector in India, encouraging investment and driving sustainable growth, ठीक है। तो ये आपको असल में देखने को मिलेगा अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। आगे चलते नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है। तो फाइनेंशियल ईयर 22-23 में जितना सोचा गया था, जितना सबने कैलकुलेट किया गया था, असल में ग्रोथ का डाटा उससे ज्यादा निकला है। सबने कहा था कि 6.8, 6.9 या मैक्सिमम 7 के आसपास की ग्रोथ निकलेगी, पर जब स्टूडेंट्स फाइनली डाटा आया, ये जो ग्रोथ का डाटा था ये निकला 7.2% के आसपास, जो सबकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। तो यहाँ पर बोल क्या रहे हैं, India is higher than expected GDP growth in Q4 financial year 22-23 along with upward revision in the पूरी, मतलब ये बोले पूरे साल। देखो ये बोल क्या रहा है, कह रहा है पहले तो Q4 में बहुत अच्छा डाटा आ गया, उसका इफेक्ट ये पड़ा कि पूरे साल का डाटा बहुत अच्छा हो गया, ठीक है।
अब ये कह रहे हैं कि वो कौन से सेक्टर हैं जिसने हायर देन एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ दी, जिससे हमको ये थोड़ा अलग डाटा देखने को मिला कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर ने अच्छा काम किया, कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर ने, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन है, या सर्विसेज और एग्रीकल्चर है। तो वो कौन सा सेक्टर है जिसने एक्सपेक्टेड से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया और ओवरऑल जो डाटा था वो काफी हद तक इंप्रूव होगा। तो इसका स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि इंडिया की इकोनॉमी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया, हायर देन एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट हमको यहाँ देखने को मिला। यहाँ पर ये भी बताया गया कि मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन का जो सेक्टर था इससे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, पर इसने बहुत अच्छा ग्रोथ दिया। सोचो स्टूडेंट्स, आगे जाके अभी तो हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना शुरू करें, आगे जाके जब मैन्युफैक्चरिंग सच में स्ट्रांग होगी तब हम कितना ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीडीपी ग्रोथ और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 में पूरा जो साल का जीडीपी ग्रोथ का डाटा है वो 7.2% है। कहीं 6.8, 6.9 या मैक्सिमम 7 ही बताया गया था, पर बाद में ये काफी अच्छे तरह से 7.2 पहुंच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है मिनिस्ट्री फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है हरदीप सिंह पुरी जी। उन्होंने रिसेंटली प्रेस किया प्राइम मिनिस्टर का जो एक इनिशिएटिव है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि या फिर पीएम स्वाधीनी स्कीम। ठीक है, आपसे पूछ रहे हैं कि टेक्निकल पार्टनर कौन है पीएम स्वाधीनी की इंप्लीमेंटेशन में। क्या टेक्निकल पार्टनर है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर सिडबी, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स, पीएम स्वाधीनी में टेक्निकल पार्टनर का काम करता है सिडबी, क्योंकि इसमें छोटे छोटे लोन्स यहाँ पर देने होते हैं, और जो जिन लोगों को वो लोन्स दिए जाते हैं, ज्यादातर हॉकर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, जब वो उन लोन्स को रिटर्न करते हैं टाइम से, उनको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो इसमें सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हेडक्वार्टर्स लखनऊ में, उसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, चलते हैं अपने 11th क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन है ये, एक इस तरह का क्वेश्चन है, आपने शायद रिसेंटली अगर यूपीएससी सीएससी का एग्जाम देखा तो वहां पर भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है मंगलुरु, चंडीकोल और पदू रीजन ये न्यूज में रहते हैं, ये किस रीजन की वजह से फेमस है? लिथियम डिपॉजिट साइट्स है यहाँ पर, गोल्ड रिजर्व साइट्स है, लार्जेस्ट मॉन्जरेट रिजर्व्स हैं, या स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है, तीन जगहें स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स की वजह से फेमस है। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स क्या होता है कि आप जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा टैंक टाइप स्ट्रक्चर बनाते हो और उसमें बहुत सारा कच्चा तेल स्टोर कर लेते हो कि कल को अगर किसी रीजन से बाहर से क्रूड ऑयल आना बंद हो गया तो आपकी कंट्री की इकोनॉमी चलती रहे। ठीक है, तो स्टेट रन इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड ईआईएल असल में वो एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग सॉल्ट काफ बेस्ड स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल इन राजस्थान। ठीक है, तो और हम लोग बना रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास इतना कच्चा तेल रहे कि कम से कम हमारे 2.5 से 3 महीने तक, अगर मान लो वॉर हो जाती है और बाहर से क्रूड ऑयल की सप्लाई रुक जाती है, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स में नहीं आ पा रहा, तो 2.5 से 3 महीने हमारे निकल पाए। ठीक है, अभी जो हमारी कैपेसिटी है वो ऑलमोस्ट 1 महीने से भी थोड़ी कम चल रही है। तो आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने ये जो तीनों जगहें लिखी थी ना, इन तीनों जगहों पे गवर्नमेंट ने पहले से स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व जो उनको बना के रखा हुआ है। अब हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स की। ठीक है, तो आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा, एक ऑप्शन उड़ीसा का था। ठीक है, तो ये यहाँ पर असल में क्वेश्चन था जो आपसे पूछा गया कि जो तीन जगहें किस चीज़ के लिए फेमस है, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व या स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, एक ही चीज़ है। तो आप देख सकते हो इंडिया में कि किस तरह से मतलब एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कहाँ है क्रूड ऑयल स्टोर करने की, और अब और हम कहाँ कहाँ बना रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू का। पूछा जा रहा है इन 5 में से वो कौन कौन सी रिपोर्ट्स हैं जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, रिसेंटली एक इंडियन ओरिजिन के इंसान अजय बंगा वहां पर अपॉइंट हुए हैं। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा इनमें से कौन कौन सी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है? बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बस सी, मतलब फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये तो आपको पता है, इसको तो रोकना पड़ गया था वर्ल्ड बैंक को। और रेमिटेंस रिपोर्ट, रेमिटेंस होता है कि आपकी कंट्री में जो आपकी कंट्री के लोग बाहर काम करते हैं वो कितना पैसा वापस से भेजते हैं। तो वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, 1944 में इसको बनाया गया था और इसकी सारी रिपोर्ट्स लिखी हैं, डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, रेमिटेंस रिपोर्ट, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, ये सब जो है यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट में आप देख सकते हैं अजय बंगा जी का नाम लिख दिया गया, हेडक्वार्टर्स वाशिंगटन डीसी, फाउंड किया गया था 1944।
आज का स्टूडेंट्स हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है फाइनेंस और इकोनॉमी का। तो रिसेंटली वो कौन सा बैंक है जिसके बारे में बताया गया कि इंडिया में जो काफ़ी सारे अनक्लेम डिपॉजिट्स हैं उसमें से सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो मैंने आपको अभी बताया था एसबीआई, पीएनबी, कैनरा बैंक या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा डिपॉजिट्स आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मिलेंगे। अनक्लेम डिपॉजिट मतलब बैंकों में अकाउंट्स हैं, पैसा है, पर कोई उसको क्लेम नहीं कर रहा। तो हो सकता है ऐसे किसी ने, ये सच में एक बात है कि किसी ने अकाउंट खुलवाया, पैसे डाला और वो भूल ही गए, या फिर किसी ने अकाउंट खुलवाया, उसमें पैसे डाला और अब उनकी डेथ हो चुकी है और उनके रिलेटिव्स को पता ही नहीं उस अकाउंट के बारे में। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम या फिर नन ऑफ द अबव। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है स्टेट ऑफ असम। तो असम हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैम्बू प्रोड्यूसिंग स्टेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके साथ आज के इस क्लास में जितने क्वेश्चन, जितने न्यूज, जितने टॉपिक स्टूडेंट्स मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए। आई होप ये क्लास आपके लिए यूजफुल थी, आपने काफी कुछ सीखा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू, हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।